नमस्कार, मैं हूं हेमंत घई और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो नो योर कंपनी। एक ऐसा शो जिसमें हम रोजाना आपकी एक कंपनी के मैनेजमेंट से मुलाकात कराते हैं और हमारे एक्सपर्ट बताते हैं कि इस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है, किस तरह के रिटर्न्स की आपको उम्मीद करनी चाहिए और अगर आपके पास ये शेयर है तो आपको क्या नज़रिया रखना चाहिए। और आज हम बात कर रहे हैं इस शो में गोदरेज इंडस्ट्रीज़ की। और हम बात करेंगे गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन आदि गोदरेज जी से। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आज बाजार ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सपाट कारोबार। सेंसेक्स निफ्टी में 7 अंक की बढ़त सेंसेक्स में और निफ्टी में भी 8 अंक की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है और सुबह से ही एक फ्लैटिश सा रुझान बाजार में बना हुआ है। हालांकि कुछ देर पहले थोड़ी बढ़त बाजार ने हासिल की थी, लेकिन यूरोपीय बाजारों के कमज़ोर खुलने से आज ये थोड़ी सी बढ़त बाजारों ने गंवा दी है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब भी देखिए एडवांसेस के फेवर में ही दिख रहा है। यहाँ पर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर हैं। इसके अलावा आज सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा है इन्फोसिस से। इन्फोसिस ने चौथी तिमाही के खराब नतीजे पेश किए। इसके अलावा हमने देखा जो गाइडेंस था FY13 का वो भी काफ़ी खराब जताया और इसीलिए हमने देखा गैप डाउन ओपनिंग 10% तक की यहाँ पर देखने को मिली इन्फोसिस में। अब भी 9, साढ़े 9, 10% की कमज़ोरी के साथ कारोबार इन्फोसिस कर रहा है। बल्कि सारे के सारे IT शेयर, दिग्गज IT शेयरों में कमज़ोरी है। TCS, HCL टेक, विप्रो ये सब प्रेशर के साथ कारोबार कर रहे हैं। और आज बाजार को संभाला है दरअसल रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में और उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन ऑटो कंपनियों का देखने को मिला है। हीरो मोटोकॉर्प 3% ऊपर कारोबार करता हुआ, बजाज, मारुति, टाटा मोटर ये तमाम ऐसे शेयर हैं जिनमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। लेकिन हम आज चर्चा कर रहे हैं नो योर कंपनी में एक ऐसी कंपनी की जिसकी साख काफ़ी पुरानी है और गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन आदि गोदरेज हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। गोदरेज साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। आपसे सबसे पहले समझना चाहूँगा गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में पहले हमें थोड़ा सा बताएं, किस तरह के कारोबार में है ये कंपनी और किस तरह की ग्रोथ का उम्मीद कर रहे हैं अब आप। गोदरेज इंडस्ट्रीज का मेन बिजनेस है ओलियो केमिकल्स, लेकिन गोदरेज इंडस्ट्रीज ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए हैं कई गोदरेज ग्रुप कंपनीज में। उनमें से है गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज हर्शी और कई और कंपनियों में भी थोड़े से इन्वेस्टमेंट और भी नॉन गोदरेज कंपनीज में है। और गोदरेज इंडस्ट्रीज का एक डिवीजन है जो विक्रोली की जो लैंड है गोदरेज इंडस्ट्रीज की वो डेवलप कर रही है गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ जॉइंट वेंचर में। जी हाँ, तो काफ़ी सारे कारोबार में कंपनी है और बेसिकली आपने कहा ओलियो केमिकल्स इसका मेन कारोबार है। गोदरेज साहब, आपके एक एक कंपनी के ऊपर अगर बात करूं तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ये कंपनी जिस तरह से आपने बताया काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ डेवलपमेंट के कारोबार में और कुछ दिनों पहले यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी भी IPP रूट के जरिए कुछ संस्थागत निवेशकों को दी थी। आपसे समझना चाहता हूँ कि यहाँ पर अब भी हिस्सेदारी प्रमोटर्स की काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर आगे चलकर और हिस्सेदारी बेचने का मन है, कब तक वो हिस्सेदारी कम होती हुई नजर आएगी? पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जो ओलियो केमिकल्स बिजनेस है वो मेन बिजनेस नहीं है। वो मेन कंपनी के नाम का बिजनेस है, लेकिन मेन वैल्यू आती है गोदरेज इंडस्ट्रीज में वो उनके इन्वेस्टमेंट और गोदरेज ग्रुप कंपनीज में से आती है। आपका जो प्रश्न था गोदरेज प्रॉपर्टीज का, गोदरेज प्रॉपर्टीज ने IPP रिसेंटली किया है। ये पहली IPP इंडिया में की गई है नए सेबी रेगुलेशन से। अब गोदरेज ग्रुप का शेयर होल्डिंग लगभग 75% पर आया है और इससे जो नियम है कि मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग 75% होना चाहिए वो हमने फुलफिल कर लिए हैं। और आपने कहा था कि प्रमोटर्स ने शेयर बेचे, वो ठीक नहीं है।
कंपनी ने एडिशनल कैपिटल रेज करके प्रमोटर होल्डिंग 75% पर लाया है। तो ये सब 500 करोड़ का जो पैसे रेज किए हैं वो सब कंपनी में गए हैं। गोदरेज साहब, ये जो आपने कहा कि ये कंपनी में गए हैं, कंपनी में इससे आगे चलकर कंपनी की डेट को कम करने के लिए योजना बनाई गई है या फिर कोई और विस्तार योजना है कंपनी की? नहीं, ये कंपनी की ग्रोथ के लिए है, जो टेम्पररीली डेट कम करने में वापरा जाएगा। लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज में बहुत आते 10 साल में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। सो ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को फाइनेंस करने के लिए ये पैसे रेज किए गए हैं। इसके अलावा गोदरेज साहब, बस हमने देखा है कि गोदरेज कंज्यूमर्स को आपने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है, एक्विजिशन लेड स्ट्रैटेजी आपने अपनाई है। आगे चलकर भी इसी तरह के कुछ और एक्विजिशंस देखने को मिल सकते हैं क्या? गोदरेज इंडस्ट्रीज का गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में लगभग 22% की होल्डिंग है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। हमारा प्लान है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए 10/10 मानी 10 साल में हम 10 टाइम्स ग्रो करना चाहते हैं, 10 टाइम्स इन 10 ईयर्स। और ये लगभग 15 से 20% हम देखते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ, और बाकी का ग्रोथ लगभग 10% ईच साल इनऑर्गेनिक एक्विजिशन से होगा। अब आते 2 साल के लिए एक्विजिशंस ऑलरेडी कर दिए हैं, जैसे कि डार्लिंग ग्रुप जो बड़ा अफ्रीकन हेयर केयर कंपनी है, और चिले में एक कंपनी कॉस्मेटिका नेशनल का एक्विजिशन कर दिया है। तो हम समझते हैं कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी आगे रह के गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा रहेगा, और भी अपॉर्चुनिटीज देखेंगे फ्यूचर में। इसके अलावा हमने देखा है कि काफ़ी सारी कंपनियां जैसे कि आपकी कॉम्पिटिटर्स डाबर, इमामी, इन सब लोगों ने प्राइस हाइक किया है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी दरअसल 10% से बढ़कर 12% हो गई थी। गोदरेज कंज्यूमर्स का भी क्या मन है कि प्राइसेस कुछ अपने प्रोडक्ट्स के हाइक करें? हाँ, हाइक प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जरूर हाइक होगी, क्योंकि आपने कहा सही है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है और इन्फ्लेशन होता ही रहा है। कई रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ रहे हैं, तो वो सब न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ी सी प्राइस हाइक की जाएगी। और कितनी हो सकती है वो, उसका रेंज क्या हो सकता है प्राइस हाइक का, और कब तक हो सकती है वो घोषणा? वो कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है। ऐसा मैं नहीं बता सकता हूं कि क्या प्रतिशत प्राइस राइज होगी। इस तरह की इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में ये मोरलेस कंटिन्यूअस प्रोसेस रहती है। ईच ब्रांड मैनेजर, हर एक ब्रांड मैनेजर अपना डिसीजन लेकर ये प्राइस हाइक करते हैं। चलिए, आदि गोदरेज साहब से ये चर्चा जारी रहेगी। वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद उनसे पूछेंगे, जिस तरह से काफ़ी सारी कंपनीज उन्होंने बताई, गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज हर्शीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, गोदरेज कंज्यूमर्स, इन सब कंपनी में हिस्सेदारी है गोदरेज इंडस्ट्रीज़ की। आगे चलकर क्या वैल्यू अनलॉकिंग की भी कंपनी की योजना, ये सब चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नो योर कंपनी, और पिछले 15-20 मिनटों में हमने देखा है बाजार में एक तेज गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स देखिए अब 50 अंक नीचे पहुंच गया है, और निफ्टी भी 11 अंक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। 1/4% दोनों ही सूचकांक नीचे हैं, और अब बाजार हरे निशान से लाल निशान में पहुंच गया है। आप देखेंगे कि मिड कैप शेयरों में भी थोड़ी सी दबाव देखा जा रहा है। पिछले कुछ मिनटों में इस तरह का दबाव बाजार में देखा जा रहा है, और एक बार यूरोपीय बाज़ारों को भी ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वहीं से क्यूज़ लिए हैं। दरअसल भारतीय बाज़ारों ने वहाँ पे ख़राब शुरुआत हुई, और उसके बाद भारतीय बाज़ारों ने भी आज यहाँ पर अपनी जो बढ़त थी वो गंवानी शुरू कर दी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आदि गोदरेज जी से। और गोदरेज साहब, जैसा कि ब्रेक से पहले आप चर्चा कर रहे थे कि काफ़ी सारी कंपनीज में हिस्सेदारी है गोदरेज इंडस्ट्रीज़ की, आपसे यही समझना चाहूँगा आगे चलकर क्या इन कुछ कंपनीज को अलग तरह से लिस्ट करने की भी योजना है? नेचुरल बास्केट, गोदरेज हर्शीज, गोदरेज एग्रोवेट में क्या प्लान्स हैं?
अब कोई और कंपनियां लिस्ट करने का प्लान नहीं है। 2 साल पहले हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज लिस्ट की थी और कई दिन पहले आईपीपी भी कर चुके हैं और कोई कंपनी के लिस्ट करने का अब प्लान नहीं है। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज आपने कहा, इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। आगे चलकर कुछ और नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की योजना है कंपनी की, और यहाँ पर किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद करनी चाहिए? बहुत प्लान्स है। हमने अनाउंस किया है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 8 नए प्रोजेक्ट्स आए हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में। पुराने प्रोजेक्ट्स में भी नई फेजेस लॉन्च की जा रही है। हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी डेवलपमेंट हिंदुस्तान में और हमारी कंपनी में बहुत अच्छा ग्रोथ रहेगा। हम लगभग 30 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं अब, और 11 शहरों में ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इंडिया के सब बड़े शहरों में, सब शहरों में हमारा प्रेजेंस है। गौरव साहब, लेकिन आगे जाकर कौन से शहर होंगे जिसके ऊपर आपका फोकस होने वाला है? कुछ ज्योग्राफीज अगर हमसे शेयर कर सकें तो। नहीं, मैं समझा नहीं ये सवाल। आगे जाकर कौन से शहरों में आपका ज्यादा आपके प्रोजेक्ट्स आते हुए दिखेंगे? साउथ साइड पर ज्यादा फोकस रहने वाला है या फिर पैन इंडिया कंपनी बनने की आपकी योजना है? हमारा फोकस पैन इंडिया रहेगा। हम चारों जोन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं अब, और ये फोकस पैन इंडिया ही रहेगा। इसके अलावा हमने ये भी सुना था कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने जेट एयरवेज के साथ एक साझेदारी की थी, जिसके तहत बीकेसी में एक प्रोजेक्ट बनाने की योजना थी। अगर उसके प्लान्स हमसे शेयर कर सकें, वहाँ पर क्या अपडेट है? वो बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा। लगभग 12 लाख स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट रहेगा। ये बीकेसी में बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। ये जॉइंट वेंचर होगा जेट एयरवेज के साथ, और ये प्रोजेक्ट करंट मार्केट प्राइस लो तो लगभग 3,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और कब तक इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने की उम्मीद है? कोई अगर हमें आप डेट शेयर कर सकें तो। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, पर ये प्रोजेक्ट चालू है और थोड़े ही क्वार्टर्स में हम लॉन्च करेंगे। इसके अलावा गोदरेज एग्रोवेट, ये एक और इंटरेस्टिंग कारोबार है जिसमें गोदरेज इंडस्ट्रीज की करीब 75% हिस्सेदारी है। यहाँ पर किस तरह के प्लान्स हैं कंपनी के, वो अगर हमसे शेयर करें। गोदरेज एग्रोवेट इंडिया की लीडिंग एग्रोवेट कंपनी है। बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। इंडिया के अलावा हम बांग्लादेश में और मिडिल ईस्ट में भी हमारे जॉइंट वेंचर्स है। ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। ये कंपनी एनिमल फीड में लीडरशिप पोजीशन है इंडिया में। ऑयल पाम प्लांटेशन में भी लीडरशिप पोजीशन है। उसके अलावे एग्री इनपुट्स और कई और एग्री प्रोडक्ट्स में बहुत लीडरशिप पोजीशन है, और हम समझते हैं कि रूरल ग्रोथ इंडिया में बहुत अच्छा हो रहा है, और इससे एग्रोवेट का भी ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। पिछले 2 साल में बहुत ग्रोथ रहा है, और हम समझते हैं कि आगे बढ़ के 5-10 साल में इसका ग्रोथ काफ़ी रहेगा। गौरव साहब, क्योंकि आप काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज में, काफ़ी सारे कारोबारों में हैं, आपसे समझना चाहूँगा, अगले हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी भी है 17 तारीख को। किस तरह की उम्मीदें हैं आपको उस पॉलिसी से, और यहाँ पर क्या अब ब्याज दरों को दरअसल घटाने की ज़रूरत आपको भी लगती है? मैं समझता हूँ कि आरबीआई को सीआरआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट घटाना चाहिए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे प्रेशर आ रहा है। आईआईपी नंबर्स हमने देखे हैं, तो मैं आशा रखता हूं कि आरबीआई ये सब रेट्स घटाएंगे।
चलिए, धन्यवाद गोदरेज साहब, आज समय निकाल कर CNBC आवाज़ पर आने के लिए और गोदरेज इंडस्ट्रीज़ और अपने दूसरे कारोबार पर हमसे अपनी योजनाएं शेयर करने के लिए। वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे और हमें बताएंगे कि इस शेयर में आपको किस तरह से निवेश करना चाहिए। ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन से जानेंगे कि गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में किस तरह के रिटर्न्स की आपको उम्मीद करनी चाहिए। स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और ब्रेक से पहले हमने चर्चा करी आदि गोदरेज साहब से और उनसे जाना कि किस तरह के कारोबार में है कंपनी, किस तरह के आगे ग्रोथ योजना है। और अब वक्त हो गया है ये समझने का कि गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में मौजूदा स्तरों पर निवेश करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस तरह की रिटर्न की अपेक्षा करनी चाहिए। ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बताएं क्या राय है आपकी गोदरेज इंडस्ट्रीज़ पर? एक फैंटास्टिक स्टॉक है, इनफैक्ट हाउसहोल्ड नेम है गोदरेज, और इस पर्टिकुलर स्टॉक में हर निवेशक को इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टेड रहना चाहिए। एक तरीके से अपने आप में एक पोर्टफोलियो इन इटसेल्फ है ये, और जिस तरीके की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, होल्डिंग कंपनी है, कई कंपनीज में स्टेक है, जिस तरीके से GCPL में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक FMCG प्ले है और उसमें इनकी स्टेक है करीब 21%। फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करके इनडायरेक्टली इस कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करे क्योंकि वहां पे भी 70% की स्टेक है। फिर एग्रो वेट, गोदरेज एग्रो वेट, जहां पे वेटनरी प्रोडक्ट्स है जो अपने आप में बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें 75% स्टेक है। फैंटास्टिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और धंधा तो मिल जाता है स्टॉक मार्केट में, काफ़ी कंपनियां मिल जाती है, मगर ऐसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं मिलती है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है बोल के पी भी थोड़ी हाई है 29, तो 29 की पी को नहीं देखे इन्वेस्टर्स, क्योंकि आगे ग्रोथ बहुत अच्छी आने वाली है। करीब 25-26% की ग्रोथ मुझे प्रॉफिट्स में और सेल्स में दोनों में ही दिख रहा है। जिस तरीके से 10/10 गोदरेज साहब ने कहा, डेफिनेटली गोदरेज साहब सही कर रहे थे, 10/10 देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर में भी बहुत फैंटास्टिक ग्रोथ थी, लास्ट फ्यू क्वार्टर से बहुत ही अच्छी ग्रोथ आ रही है। और जिस तरीके से प्रॉपर्टीज में, बाकी प्रॉपर्टी प्लेज में एक प्रॉब्लम आती है लीवरेजिंग की, यहां पे वो भी नहीं है। कुछ कैपिटल लाइट मॉडल है, डी-रिस्क मॉडल में काम करते हैं ये लोग। जिस तरीके से भी जेट एयरवेज की डिस्कशन हो रही थी, समझ में आता है कि कंपनी इस तरीके से करती है कि वहां पे रिस्क ही बहुत कम हो। और ओवरऑल एग्री स्टोरी है, रूरल कंजम्पशन प्ले है, अर्बन कंजम्पशन प्ले भी है, और वैल्यू अनलॉकिंग तो एक है ही है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी शॉर्ट टर्म निवेशक है जो ट्रेडिंग करते हो, वो लोग थोड़ा सा बाय ऑन डिक्लाइंस का एक अप्रोच ले सकते हैं 230 से 50 के बीच में। बट अदरवाइज जिनको लॉन्ग टर्म खेलना और पोजिशनल थोड़ा भी और कर सकते हैं और थोड़ा लॉस देख सकते हैं, वो लोग तो डेफिनेटली इसमें निवेशित रहे, क्योंकि अभी एक बार अच्छा खासा रनअप दे चुका है। बट मेरे हिसाब से 350 का टारगेट 6 से 9 महीने के अवधि में डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिलेगा। जी हाँ, और इसी बीच आपकी स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप देख सकते हैं, और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक माइनिंग मामले में जो रिपोर्ट थी वो स्वीकार कर ली है। और जिस तरह से चर्चा चल रही थी कि कर्नाटक में जो माइनिंग के ऊपर रोक लगी हुई थी, उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल स्वीकार कर ली है। और यही अब तक की अभी खबर निकल कर आई है। और आप देख सकते हैं सेसा गोवा, NMDC जैसे स्टॉक्स ने इस खबर के ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। और खबर का इंतज़ार है कि इस रिपोर्ट में दरअसल किस तरह की सिफारिशें की गई थी, क्या बोला गया था इस रिपोर्ट में, और आगे किस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला लेगा। लेकिन पैनल ने पैनल एक बना था जिसने ये रिपोर्ट बनाई थी, और वो सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक माइनिंग मामले में जो सिफारिशें थी वो दरअसल स्वीकार की हैं। अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। सेसा गोवा 3% ऊपर ट्रेड करता हुआ, NMDC में भी 2.25% की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। आपको याद होगा कर्नाटक में जो माइनिंग के ऊपर रोक लगा दी गई थी, उसके बाद इन कंपनियों के शेयरों के ऊपर काफ़ी ख़राब प्रभाव पड़ा था, और उसके बाद बात ये चल रही थी कि कुछ ढील दी जा सकती है, कर्नाटक के कुछ इलाकों से माइनिंग वापस से शुरू की जा सकती है, और शायद उसके ऊपर ही कुछ सुप्रीम कोर्ट अब से कुछ ही देर में फैसला देगा। लेकिन यहाँ पर खबर यही आ रही है कि जो रिपोर्ट थी वो स्वीकार कर ली गई है। और आपने देखा कि इस खबर के आते ही सेसा गोवा ने 3.5% तक की बढ़त तक बनाई है। और जैसे ही ये फ्लैश आया, आपने देखा कि यहाँ पर ये बढ़त दरअसल थोड़ी सी
ऊपर की ओर ये शेयर चलता हुआ, एनएमडीसी में भी बढ़त ये बनी हुई है। लेकिन वक्त हो गया है यहाँ पर विदा लेने का हमारे एक्सपर्ट से। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स आज के लिए संदीप? डेफिनेटली ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रखा है, बट मेरी पर्सनल होल्डिंग्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं है। धन्यवाद संदीप, आज समय निकालकर शो पर आने के लिए और अपनी राय गोदरेज इंडस्ट्रीज के ऊपर रखने के लिए। लेकिन वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आखिरी सौदा, आप कहीं मत जाइए।